जो कि शिमला के एमएलए हैं, संजय अवस्थी जी जो हमारे अर्की से एमएलए हैं, कैप्टन रंजीत राणा जी जो कि सुजानपुर से एमएलए हैं, सुरेंद्र मनकोटिया जी जो कि एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं और पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी जो अभी रिटायर होकर चेयरमैन बिजली बोर्ड के बने हैं, प्रमोद सक्सेना जी, आदित्य नेगी जी, उर्मिल कश्यप जी जो काउंसलर है, अंकुश वर्मा जी जो काउंसलर है, लोकेश ठाकुर जी जो कि हमारे इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है, कामेश्वर दत्त शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है एम्प्लॉयज यूनियन के, हीरालाल वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी है, कुलदीप खरवाड़ा जी, सभी सम्मानित बिजली बोर्ड के कर्मचारी, माताएं, बहनें और पेंशन भोगी पत्रकार बंधुओं। आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ कितने आए हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। आउटसोर्स और जिनको पेंशन मिलती है वो भी हाथ खड़ा करके बताइए। कोई मत करता है, कोई मत। जिसको पेंशन और जितने रिटायर हो चुके हैं बिजली बोर्ड की, जिनकी ग्रेजुएटी नहीं है, वो भी हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे भी है सर, पीछे भी है। दो साल 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब मैंने प्रदेश के खजाने का हाल जानना चाहा तो स्थिति बड़ी भयंकर थी और ऐसी स्थिति में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जहां मेरे हाथ बंधे हुए थे। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी, कभी इतनी अव्यवस्था नहीं रही जहां प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रदेश की संपदा को, जनता के धन को लुटा दिया गया। परिस्थितियां विपरीत थी। मैंने 1 महीने तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं यहां, उनसे मेरी चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद मैंने देखा कि इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है और जो एरियर देना था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16 पे कमीशन का, उसका आज तक भी हम 10,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाए। कोई भी सरकार सत्ता में आती है उसे आप 5 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं। आप तो 60 साल 58 साल तक नौकरी करते हैं और कोई भी सरकार ये नहीं समझती है कि वो अपनी जनता को थोड़ा तंग करे, आर्थिक कठिनाई से गुजरे। कोई भी मुख्यमंत्री के मन में ये विचार नहीं होता है, चाहे किसी भी सरकार पार्टी की सरकार आ जाए। लेकिन जब हाथ बंधे हो, जेब में पैसा ना हो और जो कर्जा देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े, उस परिस्थिति में प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश की स्थिति कैसे ठीक होगी। अभी कामेश्वर दत्त शर्मा जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि 2 साल से ग्रेजुएटी तक नहीं मिली, एरियर तक नहीं मिल रहे। ये कोई मेरे द्वारा पैदा की गई स्थिति नहीं है, ये वो 40 साल से उस व्यवस्था का नतीजा है जिस व्यवस्था ने प्रदेश को आत्मनिर्भर होने से रोका है, जिस व्यवस्था ने इस सरकार, क्या पिछली कई सरकारों की जो नाकामियां हैं उसको ढकने की कोशिश की और आज हालात यहां तक पहुंच गए।
अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार पहली बार 1 महीने बाद किया गया। ऐसा क्यों किया गया? मैंने उस पार सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो निचले स्तर पर ना गया हो। सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, आते हैं जाते हैं, मंत्री बनते हैं जाते हैं। क्या कभी हम सब लोगों ने ये सोचा है कि इस प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है और कैसे जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित करना है? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, शिक्षा के स्तर को देखा गया तो गुणात्मक शिक्षा में जो हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं, गांव में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों में जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच चुका था। 2021 में 21वें स्थान पर था। यानी कि सरकार में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। हम स्कूल पर स्कूल खोले जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से पहले 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए, हेल्थ सेक्टर में संस्थान खोल दिए, बिजली में एक्शन ऑफिस बना दिया, आपका एससी ऑफिस बना दिया। महज स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक नोटिफिकेशन हो जाती है। एक्शन का भी एक ऑफिस खोलना कोई बड़ी बात नहीं, एक नोटिफिकेशन हो जाती है। लेकिन क्या हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके माता पिता को भी धोखा दे रहे थे? वो स्कूल तो जा रहा था लेकिन उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिस प्रकार की शिक्षा की उसे जरूरत थी, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। पहली बार ऐसा हुआ। हमने कहा हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने ही आए हैं। हम समाज के उन 75 लाख लोगों के लिए, जिनसे 28 लाख परिवार बनते हैं, उनकी सेवा करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार को इन 75 लाख की जनता ने हमको दिया है। सबने कहा कि ये स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। पहली बार होगा कि स्कूल बंद होंगे। जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो भी जवाब था। मैंने कहा ऐसे स्कूलों का फायदा क्या है जहां आपने नोटिफिकेशन +2 साइंस आर्ट्स की कर दी और साथ लगते स्कूल से दूसरे टीचर भेज दिए। इससे क्या हुआ? उस स्कूल का रिजल्ट भी खराब हुआ और जहां से टीचर भेजे उस स्कूल का रिजल्ट भी खराब हुआ। और हमने फैसला किया 600 के करीब संस्थान, बड़े दुखी मन से हमने फैसला किया कि हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हम जनता को धोखा नहीं देंगे। और हमने वो 600 स्कूल बंद किए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी नारे लगाते हैं कि स्कूल बंद कर दिए। मैंने कहा हम हर आम परिवार के बच्चे को, किसान के बच्चे को, गांव में रहने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। और हमने फैसला लेना शुरू किया। फैसला लेते लेते कई अड़चने आई। कई एम्प्लॉइज लीडर्स भी हमारे पास आए, उन्होंने भी हमें सुझाव दिए। हमने एम्प्लॉइज लीडर के सुझाव भी माने। हमने कमियां ढूंढी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कहां कमी है। आत्मविश्वास की कमी थी। पढ़ने में तेज थे लेकिन आत्मविश्वास कम क्यों है? तो हमने पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूलों का मर्जर किया। सब जगह जहां शिक्षक देने थे वहां शिक्षक दिए और कहा कि एक ही स्कूल एजुकेशन होगा। हमने डायरेक्टरेट को ये किया। इसका परिणाम 2 साल 10 महीने पुरानी सरकार को, जो कि भारत की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार में 21वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंचे। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां है। फिर हमने हेल्थ सेक्टर को देखा, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन का भी हूं। हेल्थ में क्या था, ये दूसरा केंद्र बिंदु है। मैं आपकी बात पर भी अभी बाद में आऊंगा।
हेल्थ सेक्टर में क्या हेल्थ का क्या हाल है? आप हॉस्पिटल जाते, जुकाम हो गया तो आपको पता कौन सी एंटीबायोटिक लेनी, कौन सी लेनी है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं इनसे कई बार कहता था कि हेल्थ सेक्टर में हमें बहुत बड़ा सुधार करना है। सरकारी हॉस्पिटल में कौन आते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी आता है, गरीब आदमी आता है। जिसके पास पैसा होता तो पहले ही बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है। अब सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। मैं सब कुछ फ्री कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको धोखा दे रहा हूं अगर मैं सब कुछ फ्री कर दूं। होता क्या है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? हिमकेयर योजना लागू की। योजना सही ढंग से धरातल पर लागू करते तो अच्छा होता। तकरीबन 350 करोड़ रुपया प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमें देने के लिए छोड़ गए। हिमकेयर में ऐसे हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट कर गए जिन हॉस्पिटल के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन उनके जब बिल देने की बारी आई तो 5-5 करोड़ रुपए का बिल उनका बनता था। हम हिमकेयर से इनकार नहीं करते। हिमकेयर उस आदमी के पास होनी चाहिए जिसे सही मायने में जरूरत है, और हमने उसको ठीक करना शुरू किया और हम उसको ठीक कर रहे हैं। हिमकेयर का इलाज आम आदमी को कैसे मिलना चाहिए उस दृष्टिकोण से हम समझने लगे। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे भी है, मैं उनके बुराई नहीं करता, लेकिन जनता के पैसे को ऐसे लुटाना बहुत बुरी बात होती है। आईजीएमसी जिसमें हम सबका विश्वास है, टांडा सबका विश्वास है। खांसी जुकाम होगा, आजकल तो गूगल इतना है कि बच्चे बता देंगे कि कौन सी गोली खानी है। जब आप बीमार होंगे और आपकी बीमारी का पता नहीं लगेगा, आप किसी हॉस्पिटल से आते हैं, रोडू से आते हैं, चंबा से आते हैं, वहां से जब आपको रेफर किया जाता है आप आईजीएमसी आते हैं। आईजीएमसी में बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या इलाज है? वो एक्सरे करते, सर्वे करते, कई जगह पता भी नहीं लगता, आप पीजीआई चले जाते। इस दृष्टिकोण से आप कितना पैसा खर्च करते हुए आप हॉस्पिटल में चले जाते। हमने पता किया कि ऐसा क्या कारण है कि आप हॉस्पिटल से भी रेफर करते जाते हो। पता लगा तो 20-20 साल पुरानी मेडिकल टेक्नोलॉजी है। एक्सरे की मशीनें 15-15 साल पुरानी है। आईजीएमसी शिमला में जो एमआरआई की मशीन है वो 17 साल पुरानी है। तो आप इलाज बाहर ही करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पर कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और जब बीमारी लग जाती है उस समय आप इलाज के लिए कर्जा भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार किसी ना किसी रूप में ठीक हो जाऊं। लेकिन आपकी बीमारी का अगर सही समय पर पहले पता लग जाए तो आपको ये खर्चा उठाने की जरूरत नहीं। हमने उसमें भी परिवर्तन किया। हमने देखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नर्स कभी आईजीएमसी शिमला आ जाती है, और जब शिमला में आईजीएमसी में काम ज्यादा हो जाता है तो वो पीएससी में चली जाती है। तो ना नर्स मिल रही है ना डॉक्टर प्रॉपर मिल रहे हैं, कमियां ही कमियां हैं। हमने उनका पैरामेडिकल का स्टाफ भी अलग कर दिया कि जिसने डायरेक्टर हेल्थ में जाना है उस दिशा में जाइए, और जिसने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में जाना है उस दिशा में जाइए। अभी इसमें सुधार करने में समय लगेगा, लेकिन जो हम सुधार तेजी से कर सकते हैं उसकी दृष्टि से हमने आगे काम करना शुरू किया। हमने सबसे पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया, और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने में शमियाना हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट हमारा जो आईजीएमसी बेस्ट हॉस्पिटल होंगे। पहले के स्तर पर मैं चमियाना, टांडा और इनको आईजीएमसी को मजबूत करने जा रहा हूं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। तो हमने फोकस किया कि हमें किस दृष्टिकोण से जाना है। आने वाले समय में कैंसर का पता लगाने के लिए आज तक मशीन नहीं है, और कैंसर में पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। हम यहाँ पेट स्कैन लगाने जा रहे हैं,
जब मैं विधायक था तब भी मैं पैट स्कैन की वहां बात करता था, तो भी 7-8 साल तो मुझे ही हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उसके लिए भी पैसा स्वीकृत किया और 5 जगह MRI मशीनें जो एम्स दिल्ली में लगी है उनको यहां स्थापित करने के लिए पैसा दिया। 3 महीने के अंदर वो सारी मशीनें यहां लगाई जा रही है। रोबोटिक सर्जरी क्या है? अगर किसी को कैंसर हो जाता है उसका भी सही इलाज हो सकता है पहली स्टेज पर, दूसरी स्टेज पर सही इलाज हो सकता है। हमने कहा हमारे लोग धक्के खाते हैं, पीजीआई में, आईजीएमसी में धक्के खाते हैं। हमने सभी जगह 5 मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 2 में चमियाना और टांडा में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है और चमियाना में अभी तक 55 के करीब ऑपरेशन हुए। रोबोटिक सर्जरी का एक ऑपरेशन करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया लगता है और उस सर्जरी के बाद आपका 99% आपकी जो सर्जरी होती है वो ठीक होती है रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से। और हमने अभी तक जो 50 ऑपरेशन 45 ऑपरेशन किए हैं उनका हालचाल पूछा तो सब ठीक ठाक है। हमने 2 जगह रोबोटिक सर्जरी शुरुआत की है। आज ही हमने 3 जगह और रोबोटिक सर्जरी के लिए भी पैसा दिया। अभी यह स्थिति यहां ही नहीं रुकेगी और हमने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 3000 करोड़ मेडिकल एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आदर्श स्वच्छता संस्थान बनाए। हमने कहा हर विधानसभा क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट 6 डॉक्टर होने चाहिए, हर जगह स्वच्छता संस्थान बनाए। ये सोच हमारी आम लोगों की सोच है जो आपके पास पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ सोचा। तीसरा बिंदु हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। पहला केंद्र बिंदु हमारी शिक्षा है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा हेल्थ सेक्टर है, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ हमने सोचा। अब हर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी? गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आएगा? पहली बार जो हमारे पशुपालक है, दुग्ध उत्पादक है, उनको हमने 2 साल में सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध के मूल्य में स्पॉट प्राइस दिया। आज गाय का दूध का मूल्य 51 रुपए तय किया गया है और सरकार के द्वारा वो उसको खरीदा जाता है। भैंस के दूध का मूल्य 61 रुपए तय किया गया, उसको सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। मैं अभी दाड़ला घाट था, 10 से 15 हजार महिलाएं थी। मैंने उनसे पूछा आपके पास कितना पैसा आता था? कहते पहले हमें 32 रुपए मिलते थे और हमारे पास 4-5 हजार बड़ी मुश्किल से आता था। आज हम 10,000 रुपए में पहुंच चुके हैं। आज हम घर में बैठ के दूध का उत्पादन कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। एक युवा साथी मुझे मिला, उसने कहा कि मैं 100 लीटर गाय का दूध पैदा करता हूं। आपकी इस स्कीम्स के कारण मैंने एमटेक छोड़कर गाय पालना शुरू किया और आज मुझे खुशी इस बात की कि महीने का मैं 2 से 3 लाख रुपया कमा रहा हूं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। फिर हमने कहा कि आप गांव में गोबर के आधारित अगर मक्की पैदा करोगे, सरकार 60 रुपए किलो मक्की खरीद 60 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। अगर आप गेहूं पैदा करेंगे 40 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, 90 रुपए किलो सरकार हल्दी खरीदेगी और 60 रुपए किलो जौ खरीदेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे युवा साथी इस दिशा में अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। मैं बिजली मंत्री भी हूं। बिजली मंत्री के साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मैं मुख्यमंत्री भी हूं। बिजली में आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको पेंशन रेगुलर मिलती जाए? आपको सच्चाई को जानना होगा। मैं उस सच्चाई की तरफ आपको अवगत कराना चाहता हूं, बाकी बातें मैं करता हूं। अभी आपके अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा जी ने स्टेज के माध्यम से कहा हमें 2 साल से ग्रेजुएटी नहीं मिली
और ये स्थिति आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट जो कागजों में हमने दिखाया है उसका भी एक कारण है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिजली बोर्ड में सुधार की जरूरत है और आप लोगों के साथ मिलकर सुधार किया जाए। अगर आप सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको उन सुधारों में साथ देना होगा। मैं आपके पास सच्चाई इसलिए लाना चाह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा किसी की प्रमोशन रुकनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आपका ये काम नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं 50 वर्ष पहले जब आपका बिजली बोर्ड बना था तो आप बिजली भी पैदा करते थे, बिजली देते भी थे। आज आप सिर्फ बिजली को डिस्ट्रीब्यूशंस में है। ऐसा क्या कारण हुआ कि हमने जितने पावर प्रोजेक्ट आपको दिए, मैं आपको दोषी नहीं मानता, मैं बिजली बोर्ड में बैठे बड़े अधिकारियों को दोषी मानता हूं कि जिनको हमने पावर प्रोजेक्ट दिए उन्होंने एक यूनिट बिजली 28 रुपए में पैदा की। कितने में की? और फिर आपको कर्जे के नीचे डाल दिया। किसको डाल दिया? बिजली बोर्ड को कर्जे के रुपए। जोगिंदर नगर का ऊल प्रोजेक्ट आपका 27 रुपए पर यूनिट पैदा कर रहा है, तो कर्जा किसने लिया? बिजली बोर्ड ने लिया। और आपके सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर 2.5 रुपए पर यूनिट खर्चा कर रही है। 2.5 रुपए पर यूनिट। पहले हम आपके खर्चे को पूरा करते हैं, जो ARR जाता ना उसमें 2.5 रुपए पर यूनिट आपके खर्चे को पूरा कर रहे हैं, और 2.5 रुपए के बाद रेट तय होगा क्योंकि आपकी पेंशन भी देनी है। फिर इतनी बुरी हालत क्यों हुई? और ऐसी हालत होनी नहीं चाहिए थी। इससे तो पैसा कमाकर आपको सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि बिजली जो है उसमें सरकार भी आपको बिजली दे रही है, आप भी पैदा कर रहे हैं, फिर घाटे में जा रहे हैं। फिर घाटे में जा रहे, क्यों जा रहे हैं आप घाटे में? आपने ऊपर अधिकारियों की इतनी लंबी फौज कर दी। मैं आपको सही कह रहा हूं, जो हमने स्टडी किया, इतनी लंबी फौज आपने अधिकारियों की कर दी कि वो आपका हक भी खा रहे। सही बात है सर, बिल्कुल राइट। टीममेट चाहिए आपको, लाइनमैन चाहिए आपको। आपने इतने अधिकारी भर दिए। ये मैं बात इसलिए मंच पर कह रहा हूं, बहुत कम नेता ऐसे बोलते होंगे, लेकिन बुरा नहीं मानना, आपने सच्चाई का सामना करना है। तो ये इस बात में इसलिए कह रहा हूं, फिर क्या हुआ? जो बेचारे 2002 से पहले के थे उनको तो पेंशन मिल रही है, जो बेचारे बाद में लगे उनको OPS नहीं मिल रहा, वो जोर से ताली बजा रहे हैं। सच्चाई है। अब जो उनको पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन को भी उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उनके ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, कभी कहीं पेंशन में अड़चन आ रही है। आपको पता है 2200 करोड़ रुपया पिछली बार हमारी सरकार ने बिजली बोर्ड को दिया आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी देने के लिए। मेरे पास खजाने में नहीं पैसा है, मैंने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया, तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और आपको बांटा। और आज स्थिति यह है कि अगर हम आपको अभी पैसा ना दें तो आप अगले महीने की पेंशन और पे भी नहीं दे सकते। मैं आपको आपका अधिकार देना चाहता हूं, पर सच्चाई से जानकारी भी देना से अवगत करवाना चाहता हूं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। मैंने कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप एक काबिल ऑफिसर है, आपके बड़े विजन आपका अच्छा है, किसी ना किसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सामाजिक सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। कहीं यही ना हो कि बुढ़ापे के बाद वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाए। कोई ऐसी स्कीम पर हमें कार्य करना चाहिए जहां हमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी अश्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने कहा कि सोचना शुरू करो।
चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में है, चाहे किसी और रूप में है। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसमें सोचेंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सोचेंगे का मतलब है कि आगे इसमें पूरे घाटा बाधा देखने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। बोल दिया जाए और फिर होना तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम जब दी पहली कैबिनेट में, तो आज मैं उसका भी कष्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा, सुनना। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी सरकारी विभागों में दे दी, बोर्ड कॉर्पोरेशंस में भी, जबकि ये आप भी लोग हमारे साथ आंदोलन में खड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। आज क्या हालात हुए, हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग 2% बंद कर दी। और आज ये जो बंद करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं इनको दोषी मानता हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने इसलिए नहीं दी कि हमने कोई राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर राजनीतिक लाभ ही उठाना होता तो चुनावों से 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम देते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने हाथ बांध देंगे कि 1600 करोड़ रुपया जो हमें आना उसको उन्होंने बांध दिया। और यही नहीं, बार बार पत्र ये आ रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके किसी और स्कीम में जाइए। बहुत दबाव है, कई प्रकार के कट हमारे फाइनेंस में लगते। ये सब समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब समस्याएं आपके बीच में इसलिए डाल रहा हूं, उसके कारण हालात क्या हुए। हमारी जो ट्रेजरी है वो भारत सरकार के आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती है। हम देना भी चाहे तो उस ट्रेजरी से उतना ही पैसा निकलता है। आपने देखा कि पिछले दिनों हमें सैलरी देने की नौबत तक आ गई थी कि ना कैसे हम सैलरी को दें। फिर भी हमने उस व्यवस्था को संभाला। भारतीय जनता पार्टी के समय जो हमारे को 5 साल का 15 फाइनेंस कमीशन का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती थी, वो हमें सिर्फ आई 16-17 और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारी सरकार के समय भी 2014 की जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट थी, 17-18 में 10,000 करोड़ आई, 18-19 में 10,000 करोड़ बीजेपी को गई, 20-21 में 11,000 के, 22-23 में 10,000 के, आज हमारे पास 3,000 करोड़ रुपया रहे। ये 5-6 महीने हमारे दिक्कत के, 5-6 महीने दिक्कत से हम निखरेंगे, तब आपकी कुछ समस्याओं का समाधान हम जरूर करेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि आप हमारी सरकार में के कार्यकाल में हमने ग्रेजुएटी, मेडिकल रिवर्समेंट, लीव एनकैशमेंट एंड पेंशन एरियर के रूप में अब तक 682 करोड़ रुपया जारी किया है। 31 दिसंबर तक मैंने कहा है कि 70 करोड़ रुपए का भुगतान और किया जाए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वर्मा जी ने बोला कि फ्री बिजली, आप लोगों से भी मेरी शिकायत है। हमने बोला कि क्लास 1 ऑफिसर की बिजली की सब्सिडी बंद कर दिया। अभी भी आपके कर्मचारी अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर की बिजली बंद नहीं की गई है। तो आप ओल्ड पेंशन की बात तो तब करना जब ये सारे काम करेंगे, ताकि आपके पास भी पेंशन आए। अभी तक भी आपने तो बंद कर दी। वर्मा जी के साथ मेरी चर्चा होती रहती है, कुछ ग्रीवेंसीज है हम दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहूंगा, पूरी कैलकुलेशन करके कहां क्या होना है, एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर अगर सही मायने में कुछ हो रहा होगा तो उस दृष्टिकोण से हमें उचित तरह से इसको देखना पड़ेगा, ये मैं इनसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मचारी आपने और मांग की है। और जो मेडिकल रिवर्समेंट है वो हमने आपका सेंट्रलाइज कर दिया और वीकली बेसिस पर सभी मेडिकल रिवर्समेंट जो पेंशनर के हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा अभाव है, जहां तक आपके पेंशन की बात है कि एएलएम, जीएलएम और जितने भी पेंशन की बात है आपकी,
उस पेंशन को हम, ये जो प्रमोशन की बात है, उस प्रमोशन को हम तुरंत प्रभाव से आपके लागू करेंगे, जो आपके साथ बैठ के होगा। आप आशा मत सोचिए, छोड़िए। आपको मैं कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। और मुझे यह भी बताना है आपको कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो प्रमोशन के अवसर है वो उपलब्ध नहीं है। इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें भी सोच विचार करें और इसमें आगे बढ़े। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सब बातों पर आपका विचार करने के बाद दीपावली की आने वाली है, और दीपावली में मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोग दीप प्रज्वलित करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। अप्रैल से सितंबर माह 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि की देयता बारे पृथक से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज मैं डीए की 3% किस्त देने की घोषणा करता हूं, और 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक का जो राशि है वो दिवाली से पहले आपके खाते में चले जाए, इसकी भी देने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ मैं एक और आपको कहना चाहता हूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी बीमा के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण जिनको चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें कम से कम मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी। और जो पिछले जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली का काम करते हुए जिनको चोट पहुंची है, उन सभी को इस मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। जितनी प्रमोशंस हुई हैं, जो एएलएम की सेक्रेटरी के कार्यालय में पड़ी है, उनको भी मैं तुरंत प्रभाव से, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रमोशन भी तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपकी प्रमोशनों को भी तुरंत प्रभाव से करने की घोषणा करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर माननीय चेयरमैन साहब जो भी आगे के बारे में आपके लिए अच्छा सोचेंगे, और ओपीएस के बारे में भी जो निर्णय करना होगा, आने वाले समय में किस प्रकार से ओपीएस लागू की जाए या किसी और प्रकार से इसे लागू करना है, उस सब दृष्टिकोण से आपके साथ बात की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, अगली बार भी हम आपके पास आएंगे और जरूर आपको कुछ न कुछ समाधान ढूंढ कर लाएंगे। और जो चार्जशीट की गई है, जिनके साथ भी जब लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, उस चार्जशीट को भी विड्रॉ करने की मैं घोषणा करता हूं। सर 1 टाइम सेटलमेंट दे दो प्लीज सर। बैंकेट ऑर्डर को भी मैं इनको माननीय चीफ सेक्रेटरी से कहूंगा कि उसकी फाइल मुझे भेजकर वापस किया जाए। धन्यवाद। 1 टाइम सेटलमेंट दे दो सर, 1 टाइम प्लीज, 1 टाइम सेटलमेंट सर प्लीज, 1 टाइम सेटलमेंट सर, 1 टाइम सेटलमेंट सर। वो मुझे आप बताना इनके साथ। सर प्लीज कर दो आप यहाँ से सर।